अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। आज हमारा टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म बीएस और बीएस क्लासेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हमारे पास एक सॉलिड सफ़ेयर है। दो तरह के सफ़ेयर होते हैं हमारे पास, एक हॉलो सफ़ेयर होता है और एक सॉलिड सफ़ेयर होता है। आपको पता है कि जो हॉलो सफ़ेयर है वो तो अंदर से खाली होता है, ठीक है। तो उसके अंदर जब कोई चार्ज नहीं होगा तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। चार्ज हमेशा हॉलो सफ़ेयर की सरफेस पे ही हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉब्लम है, इसमें हमारे पास हॉलो सफ़ेयर नहीं है बल्कि सॉलिड सफ़ेयर है। एक सॉलिड सफ़ेयर है और उसके अंदर यूनिफॉर्मली, उसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आप यूँ समझ सकते हैं कि कोई इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ सफ़ेयर है, ताकि चार्ज जहाँ पर है वो अपनी जगह पर ही रहे। तो इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, हम असल में इसकी वजह से तीन तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड और तीन जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे। एक तो हम करेंगे इस सफ़ियर के बाहर किसी पॉइंट के ऊपर, फिर हम करेंगे इसकी सरफेस के ऊपर, और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इसके इंटीरियर में, इसके अंदर। तो अभी जो हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम करने जा रहे हैं इसके बाहर किसी भी पॉइंट P के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके पूरे वॉल्यूम में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो, उसमें टोटल कितना चार्ज है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी एक वॉल्यूम एलिमेंट इसका कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, और उस वॉल्यूम एलिमेंट पर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अप्लाई करेंगे। आपको पता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है ये होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ से अगर डी क्यू निकालें तो ये हमारे पास आएगा रो डी वी। अगर आप क्यू निकालना चाहते हैं तो इसको इंटीग्रेट कर लें, डी क्यू की इंटीग्रेशन क्यू आएगी और ये रो आ गया, ठीक है। इसका वॉल्यूम जो है, जब इसके वॉल्यूम को इंटीग्रेट करेंगे, जमा करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब है कि इसका जो रेडियस है इस सफ़ियर का वो है हमारे पास कैपिटल आर। तो ये टोटल चार्ज है जो इस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास मौजूद है। हम करना क्या चाहते हैं, हम इस सफ़ियर के बाहर किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आपको पता है हमारा तरीका क्या होगा, हम गॉसेस लॉ यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन गॉसेस लॉ अप्लाई करने से पहले हमें ज़रूरी होता है कि हम वहाँ पर गाजियन सरफेस को बनाएं। तो यहाँ पर जो गाजियन सरफेस है वो हम स्फेरिकल गाजियन सरफेस बना सकते हैं, और उस गाजियन सरफेस का जो रेडियस है वो आर है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है वो इस सफ़ियर के सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, और ये पॉइंट इस गाजियन सरफेस के ऊपर है। और दूसरी बात ये कि इस गाजियन सरफेस ने इस पूरे चार्ज्ड सफ़ियर को अपने अंदर इनक्लोज किया हुआ है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे गॉसेस लॉ को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन उसका तरीका ये होता है कि हम कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स। डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास नहीं आता, हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। और फ्लक्स दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। पहले हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे बाय डेफिनेशन, और फिर हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे बाय गॉसेस लॉ। तो फ्लक्स बाय डेफिनेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है फ्लक्स का, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो पहले हमें यहाँ पर कोई वेक्टर एरिया बनाना पड़ेगा इस गाजियन सरफेस के अंदर, जहाँ से हमने ये फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ मैं कहीं पर भी एक वेक्टर एरिया बना सकता हूँ। ये मेरा एक वेक्टर एरिया, एक छोटा सा एलिमेंट है, इसको आप वेक्टर एरिया एलिमेंट बोल सकते हो। आपको पता है कि वेक्टर एरिया का जो डायरेक्शन होता है इस सरफेस के ऊपर क्या होगा, नॉर्मल या परपेंडिकुलर। और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है उसकी डायरेक्शन भी ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और वेक्टर एरिया दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल क्या बनेगा इनके दरमियान, ज़ीरो बनेगा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा EDA इंटू कॉस ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो 1 होता है, तो ये हमारे पास सिंपली आ गया DA। अगर आप DA को इंटीग्रेट करोगे तो हम यहाँ पर सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है जी, ये हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास फ्लक्स आ गया बाय डेफिनेशन, ठीक है। इसको मैंने नाम दे लिया इक्वेशन 1। अब आप फ्लक्स निकाल लें बाय गॉसेस लॉ। तो अब हम फ्लक्स निकालने जा रहे हैं जी, फ्लक्स बाय गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ से फ्लक्स निकालने का फार्मूला बड़ा सिंपल है हमारे पास। फ्लक्स क्या होता है जी, दैट इज 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट गाजियन सरफेस। जितना चार्ज इस गाजियन सरफेस ने अपने अंदर इनक्लोज किया हुआ है, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर दें 1/ε0 से, तो ये टोटल फ्लक्स आ जाएगा।
लेकिन यहाँ पर Q की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, दैट इज रो 4/3 पाई आर क्यूब। तो फ्लक्स हमारे पास क्या आ गया, फ्लक्स हमारे पास आ गया जी, Q की जगह हम पुट करेंगे जी रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इसे नाम दे लें इक्वेशन 2 का। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करें तो आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनको कंपेयर कर दें जी, इसको कंपेयर कर दें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय रो इंटू 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं जी, 4 कैंसिल हो सकता है, पाई कैंसिल हो सकता है। तो हमें यहाँ से चाहिए E, ये आर स्क्वायर आप यहाँ ले जाएं तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया जी, रो आर क्यूब ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये यहाँ पर आकर आ जाएगा आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया इस पॉइंट के ऊपर, किसकी वजह से, इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो हम अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं जी, यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एक यूनिट वेक्टर बनाना होगा, ठीक है जी। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जी, किसी भी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आउटसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है और उसका जो डायरेक्शन है, दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। तो इसके बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इसके, ठीक है, और इसकी सरफेस के ऊपर, ठीक है जी।